गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय इतिहास में फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि किस तरीके से नेपोलियन का पतन हुआ और पुनः दोबारा जो रूढ़वादी विचारधारा के या कह सकते हैं राजतंत्र के जो समर्थक थे उनका पुनः स्थापना हुआ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो 2.4 क्रांतिकारी है। ठीक है, 1815 के पश्चात यूरोप में एक बार पुनः क्या हुआ था, तानाशाही शासन की स्थापना हो चुकी थी, या कह सकते हैं फिर से चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार की शासन प्रणाली में उदारवादी और राष्ट्रवादियों का कोई स्थान नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए क्या होना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा। क्या होना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा। ठीक है ना। भूमिगत होने के पश्चात इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, इन क्रांतिकारियों ने अपने जो ग्रुप वाले हैं या जो पहचान वाले उनको प्रशिक्षण और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए यूरोप के विभिन्न राज्यों में क्या किया, गुप्त संगठन बनाया। और इसी समय वियना कांग्रेस के पश्चात जो फिर से राजतंत्र की स्थापना हुई थी उसके विरोध करना ये जो गुप्त संगठन था उसने शुरू कर दिया। इसके साथ ही मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने फिर से संकल्प करना, संघर्ष करना और अन्य सारी बातों के लिए इन्होंने अपना जो विचारधारा था उसको शुरू किया। इन विचारधाराओं के या कह सकते हैं इन विचारधाराओं की समर्थक वो था जोसेफ मैसनी। उन लोगों ने कहा कि किसी भी क्रांतिकारी या किसी भी क्रांति के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। इसीलिए इन लोगों ने भी क्रांतिकारी का मार्ग अपनाया। ठीक, जोसेफ मैसनी जिसने यूरोप के अन्य क्षेत्रों में या संगठन या इसका यह अध्यक्ष था उसने बनाया। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। जब यह बड़ा हुआ तो यह क्या हुआ, कार्बोनारी नाम के एक गुप्त संगठन का सदस्य बना और 24 साल की युवा अवस्था में कहाँ चला गया, लिगारिया में क्रांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के कारण इसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद ही इसने देश से बाहर होने के बाद 2 भूमिगत संगठनों का निर्माण किया, जो पहला मैसाई में यंग इटली और दूसरा बर्न जो जर्मनी में है वो यंग यूरोप के नाम से बना, जिसके सदस्य यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के लोग पोलैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी राज्यों में एक समान विचारधारा रखने वाले युवा थे। इसके संगठन से वही युवा लोग जुड़ते थे जो समान विचारधारा के थे, जो अपने यहाँ राजतंत्र, निरंकुश तानाशाही और विशेषाधिकार, विशेष वर्ग को प्राप्त करने वाले जो अधिकार हैं जिनका विरोध करते थे, यानी जन्मजात विशेषाधिकारों का विरोध करने वाले लोग ही ऐसे इसके संगठन में सदस्य थे। उसका विचार और विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की जो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, राष्ट्र की सेवा करना, और राष्ट्र की सेवा ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त है।
इसलिए इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों को जोड़कर इटली का एकीकरण बहुत जरूरी है। यह एकीकरण इटली के राष्ट्र की आज़ादी का आधार हो सकता है। मेजनी के विचार के कारण ही स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड राज्यों में भी गुप्त संगठनों का उदय होने लगा, यानी इसकी विचारधारा अन्य राज्यों में भी फैलने लगी। मेजनी द्वारा राजतंत्र का विरोध करने और प्रजातांत्रिक गठबंधन के अपने जो स्वप्न देखा था उसको मेजनी ने रूढ़वादी शक्तियों को हरा दिया। इस कारण मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खौफनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख ने क्या बताया? सबसे खौफनाक दुश्मन बताया। अगला जो टॉपिक है वो है क्या है? क्रांतिकारी या क्रांतियों का युग। जब रूढ़वादी और निरंकुश शक्तियों ने क्या किया? अपनी शक्तियों को और ज्यादा ठोस और मजबूत बनाने का प्रयास किया, तो उस समय राजतंत्र या रूढ़वादियों के खिलाफ उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में पोलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य यानी जो जर्मनी का था और इटली जैसे देशों में क्रांति की मसाल या क्रांति की शुरुआत शुरू हो गई। क्रांतियों का नेतृत्व करने वाले लोग शिक्षित थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, विशिष्ट लोग थे। इसमें क्लर्क, प्रोफेसर, वाणिज्य व्यापार करने वाले लोग और विद्यालयों के अध्यापक सम्मिलित थे। फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बोरबा राजा, जिन्हें 1815 में के पश्चात रूढ़वादियों ने दोबारा सत्ता में बहाल कर दिया था, उन्हें अब क्रांतिकारियों ने सिरे से क्या कर दिया? उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर लुई फिलिप की अध्यक्षता में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में जो भी परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन या कोई बदलाव आता है तो उसकी नकल या उसकी प्रेरणा या उसकी बातें दूर तक जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के अन्य देशों का जो अग्रणी देश है वो फ्रांस है। फ्रांस की कॉपी, नकल या देखी देखा बातें अन्य के यूरोप के देश करते हैं। फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरित होकर ही ब्रसेल्स में भी विद्रोह शुरू हो गए, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ही एक ऐसी घटना थी जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग को प्रभावित किया। उसमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी में यूनानी ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रगतियों से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। जो नागरिक प्राचीन यूनानी संस्कृति में विश्वास रखते थे, उन्हें यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के कई नागरिकों का समर्थन प्राप्त हुआ। कलाकारों और कवियों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर उनकी प्रशंसा की। एक मुस्लिम साम्राज्य के लिए जनमन जुटाने में भी सहयोग दिया। प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने पर्याप्त मात्रा में यूनान के लिए संपत्ति एकत्रित की और बाद में स्वयं युद्ध लड़ते हुए इस युद्ध में मारे गए, जहां बुखार होने के कारण 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। 1824 में उनकी मौत हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार संघर्ष चलता रहा और अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार टर्की को यूनान स्वतंत्र करना पड़ा और इस तरह से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की भी मान्यता मिल गई। यूनान, इसे ग्रीस कहते हैं, वो पहले ऑटोमान तुर्की का हिस्सा था और वो बाद में स्वतंत्र हो गया। अगला है टॉपिक रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भाव। रोमांटिज्म या रोमानी, ये क्या है? इनकी एक अलग सोच थी, इनकी एक अलग विचारधारा थी। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति भी एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। जो रोमानीवादी थे, जो ये सोचते थे कि केवल सत्ता परिवर्तन से, लड़ाई से, क्रांति से
मारपीट से ही सत्ता परिवर्तित नहीं होती है। सत्ता परिवर्तन संस्कृति, कला और सभ्यता से भी होती है। ये जो थे इसी इनको रोमानीवादी या रोमानीवाद के समर्थक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा, यूरोप में कला, काव्य, कहानी और हिस्सों संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण करने और उन्हें अभिव्यक्त या व्यक्त करने में सहयोग किया। जर्मनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जर्मनी क्या, फ्रांस की क्रांति में भी दार्शनिकों का बहुत बड़ा हाथ है और दार्शनिकों ने भी अपनी कलाकृतियों, लेख और विचारधारा और उनके द्वारा उनकी पुस्तकों में छपी जो बातें थी उनके द्वारा रोमानी कलाकारों तथा कवियों ने एक साझा संस्कृति, साझा समूह विरासत की अनुभूति को एक राष्ट्र का आधार माना। इसका उदाहरण ग्रीक है, यूनान, जिसने क्या किया, कहा कि जो यूनान है वो प्राचीन सभ्यताओं का सबसे बड़ा पालनहार है। यानी जितने भी सभ्यताएं लगभग विकसित हुई है यूनान या ग्रीस में ही विकसित हुई हैं। ये बातें ये बता रहा है। राष्ट्रीय संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बोलियों पर जोर दिया गया तथा स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया। ऐसा ही पोलैंड, जर्मनी और देशों में किया गया। देखिए, जो मातृभाषा, प्राकृत भाषा या पाली भाषा होती है, उन भाषाओं में लोग एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसीलिए जितने भी समाज सुधारक हुए यूरोप के साथ साथ भारत में, गुरु नानक, कबीर दास, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इन सभी महापुरुषों ने भी अपने उपदेश, अपने सुधार, अपनी बातों या जो भी तथ्य प्रस्तुत किया इन लोगों ने, उन सभी बातों को इन्होंने प्रकृति या पाली भाषा में ही दिया। और इसका उदाहरण है, मैंने बताया भी कि पोलैंड, जर्मनी ने भी अपनी मातृभाषा और जर्मन भाषा के आधार पर ही लोगों का एकीकरण और संयुक्त होने के लिए बात कही। राष्ट्र भावना को जीवित रखने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। भाषा में इसकी विशेष क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। संगीत ये अपने आप को एक दूसरे से जोड़ता है और संगीत सुनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाषा, यानी भाषा जैसी होगी वैसे ही सुंदर संगीत होगा। रोमानीवादियों के या रोमानवाद के संदर्भ में जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक योहान गाडपीट का नाम उल्लेखनीय है। उनका विचार था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। यानी जर्मन या जर्मनी जो लोग हैं वो बाहरी लोगों के लिए नहीं, उनकी जो विकास है या उनकी विचारधारा वो वहाँ के सामान्य जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी में निहित है या उनमें समाहित है। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा कहाँ होगी? मार पीट कत्ल में नहीं होगी, वहाँ के लोकगीतों में होगी, वहाँ के जन काव्यों में होगी, यानी जो किताबें हैं, जो उनकी कविताएं उनमें होगी और लोक नृत्य के माध्यम से प्रकट होगी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित करने और उनको अंकित करने, छपाने के लिए राष्ट्र के निर्माण भी जरूरी है। यानी ये चीज़ें राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या? लोक कला, संस्कृति, काव्य, लोकगीत, यानी जो जो जगह जगह क्षेत्रों पे लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ है सावन के महीने में कजली गाई जाती है और आल्हा गाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे ही वो लोग, उन्हीं को लोकगीत कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय बोलियों पर जोर दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य प्राचीन राष्ट्रीय जो भावना थी उसको प्राप्त नहीं करना था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना था। इसका मतलब ये नहीं था कि जो स्थानीय बोलियां हैं और स्थानीय लोक साहित्य है उसको पुनः बताकर, पुनः लागू कर पुनः दोबारा प्राचीन क्षेत्र में नहीं जाना, बल्कि जो मैंने बताया भी कि प्राकृत भाषा से, आम बोलचाल की भाषा से और आम साहित्य से अगर आप जाएंगे तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, लोगों का लगाव आपसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जिसमें अधिकतर लोग क्या थे? निरक्षर थे, पढ़े लिखे लोग नहीं। पढ़े लिखों के सामने अंग्रेजी या संस्कृत में बात करोगे तो आपकी बात नहीं समझ में आएगा उसे। लेकिन यदि उसी की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उससे आप बात करते हैं तो आपकी बात को आसानी से समझ सकेगा। यह मुख्य रूप से पोलैंड पर लागू हुआ, जिसका 18वीं सदी के अंत में प्रसार रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य
से क्या था, राष्ट्रीय भावना जागृत की गई थी। मसलन कैरोल कुप्रिसकी ने राष्ट्रीय संघर्ष को का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। पोलेनेस और माजरा जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में परिवर्तित किया। यानी ये चीज क्या थी, पोलैंड की क्या थी, लोकगीत थे। और ठीक है ना, भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रूसी शासन के अधीन पोलैंड में पोलिश भाषा को हटाकर जबरन रूसी भाषा को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। यही गलती हुई। मातृभाषा में ही सबसे ज़्यादा विकास होता है और इसका सबसे ज़्यादा असर पोलैंड में हुआ। जब पोलैंड शुरू में किसके अधीन था, रूस के अधीन था, तो रशियन ने क्या किया, वहाँ के स्कूलों और अन्य क्षेत्रों में पोलिश भाषा हटाकर क्या किया था, रशियन भाषा लगाया था, जिसके कारण पोलैंड के नागरिकों ने क्या किया, इसका विरोध किया और 1831 में रूस के खिलाफ क्या किया, सशस्त्र विद्रोह किया। विद्रोह कुचल देने के पश्चात भाषा आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया और इसके बाद कई सदस्यों ने राष्ट्रवाद के समर्थन में और विदेशी शासन के विरोध के लिए भाषा को ही एक हथियार बनाया। चर्च के सभी आयोजनों में भी पोलिश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना। और यह बात अन्यथा थी कि रूसी अधिकारियों ने भी इसी कारण पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें सजा देकर साइबेरिया भेज दिया गया। इन पादरियों ने भी रूसी भाषा का प्रयोग करने से साफ साफ मना कर दिया और इन आंदोलनों के कारण पोलिश भाषा रूसी भाषा के प्रभुत्व के विरोध में संघर्ष का प्रतीक बन गई। और जिसके कारण जो भी संघर्षकारी लोग थे उनके लिए, या जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए ये क्या हुई, एक हथियार के रूप में विकसित हुई। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह।